नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश राज। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में और वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा नहीं हुई बेरोजगारी पर, न चर्चा हुई किसानों के लिए। मोदी जी ने कांग्रेस का इतिहास खंगाल दिया, लेकिन बीजेपी ने भी इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी, खड़गे जी बोलते हैं कि बीजेपी को इतिहास पढ़ना चाहिए। नहीं है। तो इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। और आज जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो चर्चा हुई है, जो बिल आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा देता हूँ। मेरे साथ हैं बीजेपी से अभिषेक शुक्ला जी, और प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हैं शालिनी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं पवन पांडे जी, और समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी से प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव जी। तो मैं सबसे पहले शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। जी। मोदी जी ने, आवाज आ रही है मेरी आपको, हाँ, कि यार मोदी जी यार ने यार। संविधान पर चर्चा की। जी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को इतिहास पढ़ना चाहिए, बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हम लोग बहुत कम ऐसे विषय होते हैं जिसमें सारे दल एक साथ सहमत हों। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि सिर्फ बीजेपी के लोगों को नहीं, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को इतिहास पढ़ना चाहिए। और जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो जो कांग्रेस की सरकार द्वारा 50 सालों में जब इनकी सत्ता थी, जो कुकर्म किए गए हैं, उन कुकर्मों के बारे में जानेंगे। कांग्रेस सर ने अपनी 50 साल की जो इनकी सरकार थी, उन्होंने क्या क्या किया, जब हम पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे। और तब सीख लेंगे, तभी देश का लोकतंत्र सशक्त होगा। और जब देश का लोकतंत्र सशक्त होगा तभी तभी सशक्त होगा जब हम संविधान के अनुसार इस देश को चलाएंगे। और संविधान जो अपना हमारा है, हमारा धर्म है, हमारा ग्रंथ है, उसके अनुसार जब देश चलेगा तभी देश सशक्त रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र रहेगा। और गरीबी में अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के हाथों को हम मजबूत कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से खड़गे जी ने अच्छा कहा है। और सिर्फ भाजपा के लोगों को नहीं, कांग्रेस के लोग सबको इतिहास पढ़ना चाहिए। और जो इतिहास को सही मायने में पढ़ेगा, निश्चित रूप से फिर कांग्रेस से घृणा हो जाएगी। लेकिन इसलिए शुक्ला जी, कुकर्मों का संविधान की भाजपा को इतनी जरूरत कैसे आन पड़ी? अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, तो उसमें भाजपा के कई नेता कहते फिरते रहे थे कि हमें 400 सीट दिलवा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। और अब संविधान को सरे माथे पर लगा रहे हैं। तब संविधान इस की याद देश नहीं के आई? इस देश के अंदर संविधान को सही मायने में अगर किसी ने संविधान का पालन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस देश के अंदर लोगों को पता नहीं था कि 26 नवंबर को हम लोगों का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लोगों को पता नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले। और ये सिर्फ 24 से नहीं, शायद आपका ध्यान न गया हो, जो कि बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया। जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, और 2016 से लगातार 26 नवंबर को देश के प्रत्येक जिले पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यालय पर हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और अब की सौभाग्य है कि अब की हम लोग संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लोग सिर्फ 26 जनवरी को जानते थे, और लोगों के पास 26 नवंबर को नहीं पता था कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और गणतांत्रिक तौर से 26 जनवरी को लोगों को संविधान इस देश के ऊपर लागू हुआ था। तो इसलिए लोगों को इतिहास जानना चाहिए। और जब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे तो संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानकारी करेंगे, और संविधान के आसपास संविधान का पालन करेंगे। और संविधान का 75 सालों में कितनी बार कांग्रेस की सरकारों ने संविधान में परिवर्तन किया, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया, ये सबको मालूम है। हमने जब परिवर्तन किया तो हमने 33% महिला आरक्षण दिया। जब हमने परिवर्तन किया तो हमने देश से जम्मू कश्मीर को जोड़ा, धारा 370 हटाई। जब हमने संविधान में परिवर्तन किया तो हमने जो पीडीए लेकर ये लोग घूमते हैं, अखिलेश यादव जी लोग, हम लोगों ने देश के पिछड़े समाज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। हम लोगों से ज्यादा हमने जब जब संविधान में परिवर्तन किया तो संविधान की जो मूलभूत भावना थी कि देश के अंदर सबको एकाधिकार मिले और गरीब अमीर के बीच की खाइयां पटे। आप एक बार गौर करके देखिएगा। और जब कांग्रेस ने परिवर्तन किया संविधान में, तो आप देखिएगा चुनी हुई सरकारों को गिराने का कांग्रेस ने संविधान के तहत काम क्या किया। इस क्या संविधान भाजपा ने को चुनी हुई सरकार नहीं गिराई क्या? पांडे जी, कौन भाजपा सी में चुनी महाराष्ट्र में आपने खेल देखा, राजस्थान में आपने खेल होते होते बचा, एमपी में सरकार गिराई गई,
क्या भाजपा सरकार नहीं गिरा रही, क्या भाजपा दलों को नहीं तोड़ रही, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? चलिए मैं आता हूं मैं आपके आपकी पास, बात मैं आता हूं पांडे जी, मैं आता हूं आपके पास। पांडे जी, जी। मोदी जी ने कांग्रेस का इतिहास याद दिला दिया पूरा, इमरजेंसी से लेकर न जाने कितनी बातें की। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता देश के संविधान से, कांग्रेस के विधान से और कांग्रेस के रीति रिवाज से और संविधान के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, ये समूचा देश जानता है। मोदी जी को स्मरण दिलाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी मेहरबानी करके भारत के संविधान से आरएसएस आरएसएस परस्त, आरएसएस की सुविधा अनुसार, उसकी विचारधारा के अनुसार परिवर्तन करने का की जो मनसा रखते हैं, मेहरबानी करके उसे छोड़ दे। हिंदुस्तान के आवाम की मानसिकता, हिंदुस्तान की जनता की सोच और विचारधारा प्रतीक है भारत का संविधान। हमने अगर भारत के संविधान में परिवर्तन किया तो देश की आवाम की जरूरत के लिहाज से, हमने देश को एक रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए, उसे विकसित और देश बनाने के लिए जब आवश्यकता समझी, देश की जनता की मांग रही होगी, उस मांग के अनुरूप हमने भारत के संविधान में परिवर्तन किया है। अब तक भारत के संविधान में सितंबर 2000, लेकिन पांडे जी, जब रिजर्वेशन की बात आती है, हरियाणा में जब रिजर्वेशन को लेकर जो क्रीमी लेयर को लेकर जो बदलाव किया गया, उसमें कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? केवल चुनाव के वक्त में ही संविधान की याद आती है। आरक्षण के जैसे नाजुक और संवेदनशील सवाल पर मैं सहमत हूं, और कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिबद्धता है, मान्यता है कि पूरे देश में जनता को बहस करना चाहिए बिना पर्याप्त संवाद के। हम चाहते हैं कि किसी भी विधान को संवैधानिक रूप से स्थापित करने के लिए, किसी भी सोच को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए या संविधान में परिवर्तन करने के लिए, किसी विषय पर एक राय, आम राय, जनता के बीच व्यापक बहस करने के बाद, बातचीत करने के बाद, संवाद कराने के बाद, बहस मुबाहिसा कराने के बाद ही संविधान के साथ में परिवर्तन होना चाहिए। आरक्षण पर कोशिश है, कांग्रेस चाहती है कि जनता पहल करे और बहस करके किसी नतीजे पर पहुंचे, उस नतीजे के आधार पर जनता से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही परिवर्तन करना, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। चलिए प्रोफेसर साहब, मोदी जी ने 11 संकल्प लिए। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। क्या बोलेंगे मोदी जी के 11 संकल्पों के बारे में? दिनेश जी, मोदी जी ने जो 11 संकल्प लिए हैं, ये संकल्प लेने की उनको जरूरत क्यों पड़ गई? अभी तक तो उन्होंने कोई संकल्प लिया नहीं था, और जितने भी उन्होंने संकल्प लिए भी हैं, एक एक करके वो सब फ्लॉप हो गए हैं। उनके संकल्प हो या वायदे हो, 15 लाख का वायदा हो, 2 करोड़ नौकरियों का वायदा हो, सारे के सारे वादे फ्लॉप हो गए। अभी इन्होंने, पता है क्यों इन्होंने ये संकल्प लिया है? इनके जो 11 संकल्प हैं, इन 11 संकल्प में से आप 8वां संकल्प देखिए, जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात मानता हूं। 8वां संकल्प में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है, करीब 3 घंटे के भाषण में, पूरा भाषण सुना है मैंने उनका। उसमें कह रहे हैं कि इस देश के सभी लोगों को, चाहे पक्ष के हो विपक्ष हो, संविधान का सम्मान करना चाहिए। और उसके साथ ही वो लिखते हैं इसी क्लॉज में 8वें नंबर पर कि संविधान को किसी को भी राजनीतिक फायदे के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जब इनको लगा, ये 400 सीट का वायदा कर रहे थे, हमारी समझ में ये नहीं आता है कि जिस देश में 272 पर सरकार बन जाती है, वो 400 की बात क्यों कर रहे थे? 400 की बात तब समझ में आई जब उनके 2-3 कद्दावर नेताओं, जिनमें एमपी भी शामिल थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैजाबाद के, उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। लेकिन जब ये देश की जनता को ये पता पड़ गया कि ये सरकार अंततः संविधान को बदलने के लिए काम कर रही है,
इसीलिए 400 सीट की बात कर रही है। और जब इनको 400 सीटें नहीं मिली, इवन पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला 272 का, तो अब इनको ये समझ में आ गया कि इनकी जो थ्योरी थी हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, उनको समझ में आ गया कि एकमात्र देश में संविधान ही वो हथियार है जिसके सामने ये सब फेल हो सकते हैं। इसीलिए इनको डर पैदा हो गया है। उस डर को ही इन्होंने अपने 8वें संकल्प में कहा है कि संविधान का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। ये है इनके संकल्प, ये अपना डर व्यक्त कर रहे हैं। चलिए शालिनी जी, आज जी लोकसभा में वन जी नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया, जी जिसमें जो हाँ के पक्ष में 269 और ना के पक्ष में रहे 198। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने साथ नहीं दिया। देखिए, क्या आप इस बिल हमारी पे जो पार्टी है, जी हमारी पार्टी है, सबसे पहले हमारी पार्टी की मांग है कि वन नेशन वन एजुकेशन। सबसे पहले देश में शिक्षा प्रणाली एक जैसी होनी चाहिए। वो चाहे राजा का लड़का हो, चाहे मिनिस्टर का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, चाहे किसान का लड़का हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए इस देश में। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये मतलब अभी देश की जनता को समझ में नहीं आया कि ये है क्या। आप किसान से पूछेंगे तो बोलेगा हमें पता नहीं, आप मजदूर से पूछेंगे तो नहीं बोले। लेकिन शिक्षा के लिए सबको पता है कि हाँ, शिक्षा प्रणाली एक जैसी होनी चाहिए। और हमारी पार्टी, आज सबको पता है कि शिक्षा को बिहार में बढ़ावा दिया है। आज आप देख लीजिए, नौकरी के मामले में सबसे आगे बिहार राज्य है। ये विपक्ष भी लेकिन जानता है और लेकिन सत्ता शालिनी पक्ष जी, भी जानता मोदी जी ने जो 2 करोड़ का वादा किया था, उस वादे के साथ भी तो आप हैं। केंद्र में तो आप बीजेपी है। के नहीं, साथ हैं। तो मोदी जी ने जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो वादा किए थे, वो वादे, उन वादों का क्या हुआ? उन पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे फिर कहा है कि हम ये नहीं है कि अगर हर कोई गलत काम करेगा, वो चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, कि मोदी जी की हाँ में हाँ जेडीयू नहीं मिलाएगी। अगर मोदी जी कहेंगे कुआं में कूद जाएंगे तो जेडीयू नहीं कूदेगी। हमने सबसे पहले, देखिए, सरकार जब बनी थी तभी हमारे जो है माननीय नेता केसी त्यागी जी ने कहा था कि जो ये कौन सी वो आर्मी चली थी 4 साल वाली, अग्निवीर। अग्नि। कौन सी, अग्निवीर। अग्निवीर, अग्निवीर पर सरकार विचार करे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना जनगणना में भी कहा कि सरकार देश में जाति आधारित जनगणना कराए। ये भी आप सबने सुना है, विपक्ष ने भी सुना है। और अभी किसानों का जो मुद्दा है, हमारी पार्टी ने हमें निर्देश दिया है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। मैं बांदा से हूँ, बांदा में सबको, शायद हर नेता जानता होगा कि जितना किसानों का मुद्दा हमने घर से लेकर के सड़क तक अधिकारियों का घेराव जितना हमने किया है, उतना शायद किसी पार्टी ने नहीं किया है बांदा में। तो देखिए, हम ये नहीं कि सरकार के हर फैसले का हम स्वागत नहीं करेंगे। जो हमें उचित लगेगा देश हित में, वही स्वागत होगा। जो हमें देश हित में उचित नहीं लगेगा तो हम स्वागत उस फैसले का नहीं करेंगे। जी जी क्योंकि मैं हमेशा देश की जनता के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, हमारी पार्टी महिलाओं के साथ है। बिहार एक पहला राज्य है जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत बीजेपी चुनाव के में साथ 50% आरक्षण दिया। मोदी जी के साथ तो पूरी तरह से हैं या आधे मन से बीजेपी के साथ नहीं, सेंट्रल में? नहीं, हमने कहा कि मोदी जी का हर फैसला जेडीयू स्वीकार नहीं करेगी। जो सही फैसला होगा, देश हित में होगा, वही स्वीकार होगा। जो देश हित में फैसला नहीं होगा, वो फैसला बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। तो कल को क्या ये मान सकते हैं कि कल को फिर से विचार बदल सकता है अब ये देखिए, नीतीश जी का? हमारे सर्वोच्च नेता, ये इसका जवाब सर्वोच्च नेता हमारे देंगे। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, है ना। हम तो डिब्बे हैं, इंजन जिधर मुड़ेगा डिब्बे उधर ही जाएंगे। चलिए शुक्ला जी, आपने अभी सुना, आपकी ही जी। शालिनी जी ने बोला कि हम बीजेपी के, मोदी जी के हर फैसले के साथ नहीं है। और आज आपने वन नेशन वन इलेक्शन में ये देखा भी, बीजेपी के जो हाँ में पक्ष में 269 है और जो ना में है 198। तो क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष में आपने कितने वोट बताए? जेडीयू से है, आपके ही हैं। नहीं, विपक्ष में आपने बताया ना कि हाँ में और ना में कितने मत आपने बताए? ना में है आपके 198। और इंडिया गठबंधन की सीटें कितनी हैं? हाँ? 240। 240।
कितने साथी इनको छोड़ गए इस पे, वो टोटल भी एक बार देखिए। 42 देखिए लोग, बहुमत 43 लोग है, चाहिए बताइए। आपको, बहुमत चाहिए 362 का, अभी आपको 70 की कमी है। ये आपका लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, और वहीं राज्यसभा में आपको आज 164 आज चाहिए। और आज अभी जीत उसको भेज रखा गया है, जब अगली बार आएगा आप चिंता मत करिए, हम इस बिल को पास करेंगे। हो सकता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जैसा बहन ने कहा, इनका राष्ट्रीय नेतृत्व में आपस में बातचीत करेगा। हो सकता है कि कोई ऐसी बातें अभी होम तक न पहुंची हो, बातचीत की जाएगी, और जो देश हित में निर्णय होगा, निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन, वो देश हित में कह रहे हैं ना, हम भी निर्णय साथ रहेंगे। वन नेशन वन सपा इलेक्शन सांसद देश हित पे ही है। वो लोग आपस में बातचीत करके इसका निस्तारण करेंगे, और निश्चित रूप से बातचीत हो रही है, और आप मान के चलिए कि जब अगला लोक सत्र आएगा तो ये बिल पास होके ही रहेगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि ये एक साथ महाराष्ट्र का, ये 8 राज्यों का चुनाव नहीं करा पाते हैं, ये पूरे देश का चुनाव कराएंगे। नहीं नहीं, देश का ये नहीं, जब वन नेशन वन इलेक्शन, इसीलिए हम कानून बना देना चाहते हैं ना, कि लोग राजनीतिक तौर पे फायदे नुकसान के लिए, मैं उन्हीं की बात मान लेता हूँ। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो संविधान पे हो जाएगा, तो पूरे देश के एक साथ चुनाव होंगे ना, तब तो उनको शिकायत नहीं होगी कि 7 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए क्या, तो इसलिए इसको पास करा देंगे लोग साथ में आके। लेकिन आपके साथ में जो पार्टियां हैं वही आपके पक्ष में नहीं आ रही हैं, तो कैसे ठीक कैसे है, पास कराएंगे? हम हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे बातचीत हम लोगों के दल कर, हम लोगों के नेता कर रहे होंगे, कुछ सुझाव होंगे, अच्छे सुझाव होंगे, उनको हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, जब देश के अंदर एक कोई अमूलचूल परिवर्तन होता है और बड़ा परिवर्तन होता है, तो सबके मन में एक शंका होती है, इनकी शंका को दूर किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और बीच का रास्ता निकलेगा। आप लोग इससे बिल्कुल बेफिक्र रह के, और ये निश्चित रूप से, ये आप भी समझ रहे हैं कि देश के अंदर लगातार चुनाव में रहने के कारण धन की कितनी समस्या होती है, जो सरकारी तंत्र कितना बड़ा लगाना पड़ता है, कितने कितनों दिनों तक विकास कार्य रुके होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, बातें होंगी, और वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से पास होकर रहेगा और देश के अंदर कानून बनकर रहेगा। चलिए चलिए, मैं एक एक मिनट का आपसे, एक एक मिनट में आप अपनी बात करिएगा। पांडे जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका फाइनल कमेंट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन बेहद ही असंवैधानिक और अव्यावहारिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में फैसला है। भारत मोदी जी की सरकार ने 18 सितंबर को जब सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी इस विधेयक, उसको वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को दी, अश्विन वैष्णव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। भारत में 1951-52 में जब प्रथम चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। 1957 में एक साथ हुए, 1962 में एक साथ हुए, 1967 में एक साथ हुए। केवल 1959 में केरल की निर्वाचित सरकार थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व की, EMS नमूद्रीपाद जी की सरकार बर्खास्त हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था, जिसके कारण केवल एक विधानसभा का चुनाव साथ नहीं हो पाया था। 1967 तक सभी चुनाव एक साथ होते थे, लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 67, 68 और 69 में कई विधानसभाएं भंग हो गई, 69 में 70 में संसद भी भंग हो गई। इसी के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। चुनाव अलग अलग होने लगे। आप याद कीजिए कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। हमारे देश में किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक संस्कृति का बोलबाला वर्चस्व नहीं है, न एक रूपता है। यह देश बहुधर्मी है, बहुसांस्कृतिक है, बहुभाषी है, और सभी आंचलिक चीजों को समेटते हुए, सभी विविधताओं का सम्मान करते हुए, विविधता में एकता का भाव लेकर ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया पूरी तरीके दुनिया में जलवा फरोश है। हमारी मान्यता को कहीं से भी, हमारी आंचलिक स्वतंत्रता को, आंचलिक महत्वाकांक्षा को, सबको संतुष्टि मिले। याद कीजिए, इधर के दिनों में नहीं, पहले आंचलिक भावनाओं को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्रीयता को लेकर के, धर्म जाति को लेकर के आंदोलन हुआ करते थे। द्रविड़स्तान की मांग होती थी, कभी खालिस्तान की मांग होती थी, कभी किसी तान की बात होती थी। इन तानों के बीच में हिंदुस्तान मजबूत रहे, हिंदुस्तान का जलवा कायम रहे, इसलिए जरूरी है कि चलिए पांडे जी, थोड़ा समय की हमारे पास कमी है। मैं आना चाहूंगा प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी ने तो
इस बिल को देश के संघीय ढांचे पर हमला बता दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये देश के संघीय ढांचे पर हमला है। संघीय ढांचे पर ही हमला नहीं है, ये एक तरीके से डेमोक्रेसी पर भी हमला है। यूनिटरी सिस्टम जो है तानाशाही की ओर ले जाता है। एक जहां भी एक की बात होगी ना, वो यूनिटरी सिस्टम की ओर ले जाता है, यानी कि तानाशाही की ओर ले जाता है। और ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा नहीं हुई थी। चर्चा के बाद पूरी संविधान सभा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद इसके पक्ष में नहीं थे। हमारी पार्टी ने साफ कह दिया है, और अभी पांडे जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि जब इसकी शुरुआत ही वन नेशन, हालांकि उस समय कानून नहीं था, लेकिन चूंकि देश आजाद हुआ था, संविधान बना था, पहले चुनाव हुए थे, तो पहले चुनाव होने से लेकर के 1951 और 52 से 1967 तक सब लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। जो भी इन्होंने बताया कि केरला की सरकार, में इसमें एक और ऐड करना देना चाहता हूं कि जो चुनाव 1972 में होना था लोकसभा का, वो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में करा दिया। उससे क्या हुआ कि सारे देश की लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव सब अलग अलग हो गए। तो जो चीज व्यवहारिक ही नहीं है, जो व्यवहारिक हो ही नहीं सकती, उसके बारे में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना, ये जनता का दिमाग उन महत्वपूर्ण बिंदु से, उन महत्वपूर्ण तथ्यों से जनता के दिमाग को उधर ले जाना है जिधर वास्तव में उनका होना चाहिए। और वो मुद्दा क्या है कि जब से ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने हैं, अभी तो शपथ भी नहीं ली है। ट्रंप के पहले शासन में भी डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेजी से गिरा था, और अभी शपथ भी नहीं ली है, और डॉलर के मुकाबले रुपया 84 पैसा 10 पैसे से लेकर के आज की तारीख में 84 रुपया 90 पैसे पर पहुंच गया है। यानी कि 1 रुपया तो अभी महंगाई बढ़ गई 80 रुपए पर। तो ये महंगाई को संभाल नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये जानते हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन को पास कराने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और होल मेजोरिटी का आधा होना जरूरी है। इनके पास सिंपल मेजोरिटी है नहीं, ये से कहां से पास करा लेंगे? राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी नहीं है, कहां से पास करा लेंगे? जनता का ध्यान भटकाना है, बेवकूफ बनाना है, एक जुमला छोड़ना है, जैसा पहले से छोड़ते रहे हैं, छोड़ दिया उन्होंने। चलिए प्रोफेसर शालिनी जी, अभी पांडे जी ने शुक्ला जी ने कहा कि ये बिल दोबारा लाएंगे हम, और बात करेंगे हमारे पार्टी स्तर से बड़े नेता, और फिर से इस बिल को पास कराएंगे। तो क्या कल ये बिल फिर से वापस आता है तो कहीं आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? अब ये हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, उनका जो फैसला होगा वही हमारे कार्यकर्ता, वही हमारे सांसद, उन्हीं का फैसला सर्वोपरि है, और उनके फैसले को हम लोग कभी नहीं टालते हैं। हमारे गार्जियन। एक कमेंट और लेना चाहूंगा। अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि लोकसभा में आप जनगणना के लिए फिर से कोई बिल लेके आइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सभी विरोधी पार्टी इंडिया गठबंधन के अलायंस जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी और बीजेपी एनडीए जनगणना के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप जनगणना के साथ मोदी जी को कहेंगे, नीतीश जी कहेंगे कि जनगणना कराइए? बिल्कुल बिल्कुल हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे, और ये हमारे ही नेता नहीं, जो भी सहयोगी दल के नेता हैं, सभी लोग आपस में बात करेंगे, और आज नहीं तो कल देश में जाति आधारित जनगणना होगी। और ये हमारी ही मांग नहीं है, कि जनता की मांग है, और होगी। सभी नेता बैठ करके बात कर लेंगे। और दूसरी बात, मैं इतना पूछना चाहती हूँ विपक्ष की, कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आपने वहां क्यों नहीं कराया? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, आपने नहीं कराया। राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपने नहीं कराया। आपकी जो है सरकार हिमाचल प्रदेश में, आप वहां करा लीजिए। आप जो है कहाँ, इधर तेलंगाना में, आप वहां करा लीजिए। जहां जहां आपकी सरकार है, मैं कह रही हूँ वहां वहां करा लीजिए ना। और मुझे लगता है एक समय था कि जब अखिलेश यादव जी जो यहाँ चीफ मिनिस्टर से, तो मायावती जी शायद ऐसा ही कोई बिल आई थी, तो अखिलेश यादव ने सदन में फाड़ के फेंक दिया था। तो ये भी याद रखना चाहिए। और रही बात कि हम हमेशा सत्ता से सवाल करते, ठीक है, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ विपक्ष को, देश की जनता को करना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। लेकिन अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है, किसी की भी सरकार हो, तो क्या विपक्ष कभी सड़क पर उतरा? क्या आपने अपनी मांग कभी सड़क पर उतर करके मांगा? क्या नहीं ना। तो आप चाहते हैं कि बस सारा काम घर बैठे हो जाए। मैंने बोला ना कि मैं बांदा से हूं,
बांदा के यही हमारे बबेरू के विधायक सपा के महिलाओं को कह देते हैं, मैं साक्ष्य दे दूंगी कि हमारे हवेली पर आइए तब न्याय होगा। ये है इनके खोखले। हम भी देखे हैं 2012 जो है 17 तक हम भी सरकार देखे हैं विपक्ष की, और हम भी इसी बांदा में रहे